नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, तो पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों के को कुछ बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके चैनल का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये जनता के लिए जो आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक बहुत ही बधाई का या एक कहूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं कि जनता की आवाज़ उठा करके उसको सही जगह पर पहुंचाने का काम आपके चैनल ने, NBSC ने किया है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको, पूरे स्टाफ को, आपके पूरे मैनेजमेंट को और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। इसी तौर पे मैं सीताराम अग्रवाल विद्याधर विधानसभा में अभी मेरे को दोबारा मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो मेरे को जो टिकट मिली है या जो मौका मिला है, इसका असली जो मैं कहूँ कि इसका असली हकदार जो है वो मेरे विद्याधर नगर विधानसभा के मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता और यहाँ की मातृशक्ति। सर्वप्रथम आज बहुत बड़ा दिन है और मेरी टिकट मेरी पार्टी ने करवा चौथ के दिन दी। करवा चौथ हर महिला के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। मैं सर्वप्रथम तो इस करवा चौथ के ऊपर मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा मेरी जिंदगी का। क्योंकि जब भी करवा चौथ आएगी मुझे याद रहेगा कि मुझे करवा चौथ के दिन टिकट मिली थी। इसलिए मैं इस शुभ दिन को मेरी सभी बहनों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और मैं उनका आशीर्वाद भी लेना चाहता हूँ कि आज का दिन उनका दिन होता है, एक और उनका सबसे बड़ा दिन होता है। और उनकी इस सबसे बड़े पवित्र दिन के ऊपर मुझे ये टिकट मिली। इसके लिए मैं मानता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत और बहुत लकी हूँ कि मेरी बहनों के इस त्योहार के ऊपर मुझे टिकट मिली। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको यहाँ विद्याधर क्षेत्र से टिकट मिल रही है। सर साथ ही मैं बताना थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पहले जब आपको टिकट नहीं मिली थी तो भी आपके क्षेत्र की जनता आपके साथ रही है, क्योंकि आपने वो सारे काम किए जो विधायक को करने चाहिए थे। तो ऐसे में सर अब आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब ये जो पारी शुरू होने जा रही है, इसमें आपका क्या योगदान आगे रहेगा? देखिए, पिछली बार मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ा। वक्त बहुत कम था, तैयारी नहीं थी और मैं चुनाव हार गया। हारने के कई रीजन होते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जब चुनाव हारता है तो आदमी को उसमें से समीक्षा करनी चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। और चिंतन यही होती है कि मैंने चिंतन किया कि जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, संगठन को जोड़ना चाहिए और संगठन को साथ रखना चाहिए। मैंने एक चीज सोची कि पहले तो संगठन में शक्ति होती है, तो हमने पहले तो संगठन को एक किया। और एक मेरा सौभाग्य था कि मैं चुनाव हारा, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार आने से एक बहुत बड़ा काम हो गया कि मैं हारा हुआ MLA भी, मतलब सरकार हमारी होने के कारण मैंने कभी अपने आप को फील नहीं हुआ कि मैं चुनाव हार गया, क्योंकि मेरी पार्टी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद रहा और उन्होंने खुल के कहा कि आप जन सेवक के रूप में काम कीजिए, जन प्रतिनिधि के रूप में नहीं। और मैंने उस रोज के बाद में जन सेवक के रूप में काम किया। यहाँ तक कि 18 20 घंटे मैंने काम किया। चाहे कोरोना काल आया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमने संकल्प लिया कि कोई भूखा नहीं सोएगा और इसके लिए हम सभी, मेरे जो साथी हैं, अकेला नहीं कह रहा, मेरे सभी साथी, मेरे सभी कार्यकर्ता हर वार्ड के अंदर लग गए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आह्वान है, उसको हम पूरा करें। और निश्चित तौर पे हरिओम जन सेवा समिति के सहयोग से हम लोगों ने सबने एक यहाँ पे रसोई चालू की और
उसमें 25,000 आदमी का डेली खाना बनता था। और वो उनका संकल्प जो उन्होंने आह्वान किया था, उसको हमने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और विद्याधर नगर विधानसभा में मुझे कहते गर्व होगा कि एक आदमी पूरे कोविड के अंदर कोई भूखा नहीं सोया, ना किसी को तकलीफ हुई, ना किसी को हॉस्पिटल की तकलीफ हुई, ना और किसी चीज की प्रॉब्लम हुई। हम और हमारे कार्यकर्ता, जबकि हमारे विधायक महोदय उस टाइम पे नादारद रहे, लेकिन हमने जनप्रतिनिधि का नहीं जनसेवक का दायित्व निभाया। और जनसेवक होने के नाते मुझे जनता से प्यार मिला, मुझे आशीर्वाद। जी, जब हाल ही में अभी जब पिछले इलेक्शन हुए थे तो आपको जनता ने नहीं चुना था, लेकिन तब भी आपने अपने वादे पूर्ण रूप से पूरे किए थे। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, कुछ उन वादों पर प्रकाश डालिए ताकि लोग उस चीज से और प्रभावित हो जाए। देखिए, उस टाइम पे हमने सबसे बड़ा वादा किया था पानी का। क्या होता है कि एक एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजली, पानी और सड़क, जो जनरल काम में आती है। निश्चित तौर पे हमने एक पानी का वादा किया था। यहाँ पे हमारे 8 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे बीसलपुर की लाइन नहीं थी और 3 वार्ड अलग से थे, 3, 4, 5, ये 11 वार्ड थे जहाँ बीसलपुर की पाइपलाइन पानी नहीं था। तो हमने 42 करोड़ को एक सैंक्शन करवाया। बजट घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, जिसके अंदर हमें ये सफलता मिली कि हम वार्ड नंबर 3, 4 और 5 उनका हम लोगों ने वहां तक बीसलपुर का पानी का काम चालू है, शायद अगले 2 महीने में वहां पे वो कंप्लीट भी हो जाएगा। दूसरा, हमारे 8 वार्ड ऐसे थे जो बिल्कुल ड्राई थे और जमीन में 1200-1300 फीट पे पानी नहीं था और वहां पे मध्यम वर्ग परिवार रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने 650 करोड़ रुपए का पृथ्वीराज नगर फेज 2 एक प्रोजेक्ट था, उसको बजट घोषणा हुई और उसमें 3-4 विधानसभा हैं, उसमें हमारी विधानसभा जो विद्याधर नगर हमने मांग की थी उसी में शामिल है। उसका मुहूर्त हो चुका और निश्चित तौर पर टंकियों का काम चालू हो गया। वो 650 करोड़ का प्रोजेक्ट टोटल था, लेकिन हमारी विद्याधर नगर विधानसभा का 120 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो हम लोगों ने किया। हमारे यहाँ पे एक वादा किया था मैंने, लोहा मंडी एक परियोजना थी जो 20-22 साल पहले माननीय अशोक गहलोत जी जब फर्स्ट टाइम पे मुख्यमंत्री आए उस टाइम पे उसका शिलान्यास किया था। शिलान्यास करने के बाद में वो विकसित नहीं हो पाई थी, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमने 500 करोड़ रुपए सरकार ने लगाए और 500 करोड़ रुपए लगा करके उसको विकसित की। एक थी हमारी ट्रांसपोर्ट नगर योजना, वो भी 20 साल पहले उसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी और उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसके लिए भी हमने लोगों को मोटिवेट किया, जेडीएस से उनको दोबारा उन्हें उसका सर्वे करवाया और निश्चित तौर पे आज वो ट्रांसपोर्ट नगर योजना भी चालू हो गई, वहां पे ट्रांसपोर्ट कंपनी शिफ्ट भी होगी। ये है। दूसरा, बिजली की काम है या सड़क का काम। सड़क का हमने पिछले 5 सालों के अंदर ये कहूं कि सैकड़ों करोड़ रुपए एक तरह का हर वार्ड के अंदर जाल बिछा दिया सरकार ने। और वो आज जहाँ पे आपकी स्कूटर नहीं निकलता था, आपकी गाड़ी नहीं निकलती थी, वहां पे ये पोजीशन है कि इतनी शानदार सड़कें हो गई। तो ये भी है। दूसरा, हमने सबसे बड़ा जो काम किया एजुकेशन सेक्टर में किया। एजुकेशन सेक्टर में जब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने देना स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम पे, तो 66 इंग्लिश मीडियम स्कूल दी, उसमें एक हमारे एरिया में दी। और मेरा सौभाग्य है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने उसको जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको डिसमेंटल करके हमारे एक एनजीओ है राउंड टेबल, उनके साथ टाई अप करके वहाँ पे एक नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ। वहाँ पे स्टाफ, प्रिंसिपल, वहाँ पे बच्चू सिंह धाकड़ को सरकार ने लगाया और आज उस स्कूल के ऊपर मुझे गर्व है। मैं अपने आप की जिंदगी पे गर्व करता हूँ कि वो जयपुर की नहीं, राजस्थान की नहीं, बल्कि भारत के नंबर 1 स्कूल के नाम से जानी जाती है, विद्याधर नगर की महात्मा गांधी स्कूल, जिसकी ये पोजीशन है कि 8 से 10 हजार फार्म आते हैं और उसमें वैकेंसी ओनली 60 या 100 सीटों की होती है। तो ये बड़ी उसके लिए तपस्या की है। राजस्थान सरकार की एक मैगजीन आती है सूजस, उस सूजस के कवर पेज के ऊपर उस मैगजीन स्कूल को स्थान मिला। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस स्कूल को विजिट किया और करीब 1 घंटा उस स्कूल में रुके गए और उसमें जितने सब्जेक्ट किए थे वो स्टाफ की कमी थी। आने वाले टाइम पे
मेरा ये मानना है कि वो स्कूल एक बहुत ही ऐतिहासिक और ऐसा स्कूल होगा जो एक मॉडल स्कूल के रूप में राजस्थान सरकार ने उसको सेलेक्ट किया है। लेकिन सरकार का ही नहीं, मेरा ये मानना है कि जैसे दून स्कूल वगैरह जो हैं उस कैटेगरी के अंदर वो स्कूल आएगा। यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज नहीं थी, हमने गर्ल्स कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और यहाँ पे महिला कॉलेज खोल दी। अभी महिला कॉलेज मुरलीपुरा बीड में चल रही है और मुरलीपुरा बीड में अभी टेम्परेरी चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे उसकी जमीन अलॉट होगी और बजट अलॉट हो गया। सेक्टर 8 के अंदर उस कॉलेज का भवन बनेगा और निश्चित तौर पे जो हमारी यहाँ की बच्चियां इतनी दूर जाती थी वो यहीं के अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर चालू होगी, वो बच्चियां यहीं पे पढ़ेंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। प्लस सरकार ने एक योजना निकाली जनता क्लिनिक, तो हमारे प्रत्येक वार्ड में हमने जनता क्लिनिक का प्रपोजल लिया और आज जनता क्लिनिक प्रत्येक वार्ड में है। तो हमने हॉस्पिटल के रूप में, चिकित्सा के रूप में भी हमने बहुत अच्छा काम किया। हमें एक आवश्यकता है सैटेलाइट हॉस्पिटल, वो हम नहीं करा पाए। अगर जनता का आशीर्वाद रहा और अगर मुझे मौका मिला दोबारा तो निश्चित तौर पे मेरा, जैसे आपने पीछे का पूछा, मैं आगे का बता रहा हूँ कि मेरा एक सपना है कि विद्याधर नगर विधानसभा में एक मैं सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवा सकूं और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान कर सकूं। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आप जनसेवक के रूप में लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं, पहले विधायक ना होते हुए भी आपने इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत कार्य किए, पर अब कौन सी ऐसी बारीकियाँ होंगी जिसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे और आगे के लिए उनको मतलब आगे करते हुए चलेंगे? क्योंकि आपके अभी सामने यहाँ पर दिया कुमारी जी है, तो आपको मतलब ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा? मैं हमेशा छोटा आदमी हूँ, छोटों की तरह जिया हूँ और छोटों की तरह रहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा जन्म ही नहीं लिया। मैंने, आपको ध्यान नहीं है, मेरा जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ, नीम का थाना के पास, सीकर जिले में नीम का थाना एक जगह है, वहाँ पे गाँवड़ी गणेश्वर छोटा सा गांव है और वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म लो पॉवर्टी लाइन में हुआ और मैंने मेरा जीवन 200 रुपये महीने की कपड़े धोने की नौकरी से स्टार्ट किया और एक लंबा सफर तय करता हुआ मैं मंगला सरिया का मालिक बन गया। इसलिए मैंने कभी मंगला सरिया का मालिक तो बन गया, लेकिन मैंने मेरा अतीत नहीं खोया और मैंने अतीत से मैं बाहर गया ही नहीं। मैं आज भी मेरे घर में नीचे बैठ के खाना खाता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पहला इतिहास होगा तो मैं ऐसा जनसेवक हूँ या प्रत्याशी हूँ जो सुबह हाथ से हाथ जोड़ों के तहत मैं सुबह 7:15 बजे मेरे घर से निकलता हूँ और 11:30 बजे वापिस आता हूँ। उसमें हमारे करीब 50 से 100 मेरे कार्यकर्ता साथी होते हैं और हम 300 घरों में डेली जाते हैं और मुझे गर्व है कि 60,000 घरों के अंदर मैं डोर टू डोर कर चुका, प्रत्येक परिवार से मिल चुका और प्रत्येक परिवार से मैंने आशीर्वाद लिया। जब जाके दिलों में राज करने वाली स्थिति आई, ऐसे जनता के दिल में राज करने का सौभाग्य बहुत कम आदमी को मिलता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि मुझे एक आज 215 दिन हो गए लगातार चलते हुए और 60,000 घरों में जाने का सौभाग्य मुझे मिला है और वहाँ पे हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारे अग्रजों का आशीर्वाद मुझे मिला है और हमारे दो साथियों का और हमारे युवाओं का मुझे साथ मिला है। निश्चित तौर के ऊपर जो मैंने प्राप्त किया है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हर जनप्रतिनिधि, हर राजनीति में आने वाला आदमी कम से कम जनता के लिए इतनी सोचे, हमारी जनता के लिए इतनी सोचे कि भाई हम जनता के जन सेवक हैं। देखिए एक बात बताता हूँ, मैं जिंदगी में एक चीज सोचता हूँ कि मैं उद्योगपति था, मुझे अगर मेरे को सेवा नहीं करनी होती तो मैं उद्योग में रहना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अपने बेटे को कलेक्टर बना सकती हैं, आपका बेटा कलेक्टर बन सकता है, आपका बेटा आईपीएस बन सकता है, वो उसकी खुद की एबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपके बेटे को या आपको एक सरपंच बनना है तो वो उसकी खुद की एबिलिटी काम में नहीं आएगी, उसको जनता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा और उस आशीर्वाद से ही वो पंच बनेगा, वो सरपंच बनेगा, वो प्रधान बनेगा, वो एमएलए बनेगा,
MP बनेगा, पार्षद बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा, तो ये जनता की दी हुई पद है। और जनता जिस पद को देती है तो उस पे लेने वाले आदमी को उसका एहसास होना चाहिए कि ये ताकत मेरी खुद की ताकत नहीं है, ये ताकत जनता की ताकत है जो जनता ने मुझे उनकी सेवा करने के लिए दी है। और निश्चित तौर पे जब जनता ने उसको सेवा करने के लिए दी है, अगर वो उनके वादों में खरा नहीं उतरेगा तो निश्चित तौर के बाद में हमारे लोकतंत्र के अंदर 5 साल के बाद में जब दोबारा चुनाव आते हैं तो जनता उसका सीधा जवाब देती है और उसको घर पे बिठा दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो मैं सिर्फ सेवा कर रहा हूँ और इस सेवा का फल मुझे जनता देगी, निश्चित तौर पे जनता देगी। तो मैं सहज स्वीकार करके अगले आने वाले 5 साल के अंदर मैं पुनः जनता की सेवा करूंगा और अपना कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। सर, बात अगर करें हम महिलाओं की, तो महिलाएं राजस्थान में देखा जाए तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है आज के समय में। लेकिन विद्याधर नगर की भी बात करें तो रेट बहुत कम हो चुके हैं महिलाओं की असुरक्षा में। आपने इसमें बहुत सारे काम भी किए हैं, बालिकाओं छोटी छोटी लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी बहुत काम किया, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमने एजुकेशन के मामले में मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकारी स्कूलें इतनी शानदार हो गई कि वहाँ पे हर वो किस लिए बनी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल इसलिए बनी है हमारी सरकार की क्योंकि बड़े आदमियों के बच्चे तो आराम से जयश्री पेड़ीवाल में, सेंट जेवियर में या विद्याश्रम में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाते थे। अशोक गहलोत साहब की सरकार पहली सरकार है जिन्होंने गरीब के बच्चों की शिक्षा इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़े। और निश्चित तौर के ऊपर आज ये शिक्षा का क्षेत्र के अंदर जो बच्चों ने जो स्थान लिया है वो एक बहुत ही अपने आप में एक मैं कहूँगी सराहनीय स्टेप है। दूसरी एक आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों की अहमियत कोरोना काल के बाद में ज़्यादा बढ़ी। कोरोना के पहले हमारी सरकारी स्कूलें खाली रहती थी, कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन कोरोना के बाद में ये कहने में मुझे गर्व है कि हमारी सरकारी स्कूलों की बच्चों की संख्या बढ़ी है। और आज कई स्कूल तो ऐसी हैं, जैसे हमारी हरवाड़ा स्कूल है, 1300 बच्चे हैं वहाँ पे। अब आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूल में 1300 बच्चे और वहाँ पे एडमिशन के लिए लिखा है कि 9 वैकेंसी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। शिक्षा का क्षेत्र के अंदर हमारी एक गुणवत्ता जो ऐसी आई है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे स्कूल के स्टाफ हैं, सब ने मिलकर के एक ये संकल्प लिया कि हम गरीब को अच्छी शिक्षा देंगे और वो हम विद्याधर नगर में उपलब्ध करा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कहाँ पे क्या हुई मुझे नहीं मालूम, महिला उत्पीड़न की या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि आप विद्याधर नगर के डाटा लीजिए। विद्याधर नगर के अंदर मुझे कभी याद नहीं आता पिछले 5 साल के अंदर कि किसी लड़की के साथ कोई ऐसे हादसा हुआ होगा जिसके अंदर हमें शर्मिंदगी से देखना पड़े। मैं नहीं मानता। ये मान के चलिए कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ये जो है वो हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की रक्षा करना है। सर, हाल ही में अभी एक बीमारी निकली थी, लंपी डिजीज। आपने उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, जहाँ पे किसी ने नहीं बोला इतना, वहाँ पे आपने सबसे पहले खड़े होकर गायों के लिए किया। देखिए, जैसे कोरोना आया तो कोरोना में हम क्या है कि एक सामाजिक संगठन के रूप में भी काम करते हैं। हमारा सामाजिक दायित्व भी है। अगर हम समाज में जन्म लेते हैं, लंपी एक ऐसी बीमारी आई जो एक मतलब ये कहूँ कि हमारा दुर्भाग्य था और गायें ऐसी मरी। चलिए, गाय मर गई, लेकिन जिस मोहल्ले में गाय मर गई उस मोहल्ले में क्या हुआ कि नगर निगम फेल हो गया, नगर निगम के ठेकेदार फेल हो गए। सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं। जैसे जहाँ पे कभी कोई एक आधा पशु मरता था, उसकी जगह डेली सैकड़ों की संख्या में गायें मरने लग गई, खड़ी खड़ी गाय मरने लग गई और मोहल्ले की ये स्थिति हो गई कि वहाँ पे खड़ा नहीं रहा जाता। तो हम लोगों ने क्या हुआ कि जो पशु चिकित्सालय जो काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, पशुओं के जो प्राइवेट डॉक्टर थे उनको हम लोगों ने हायर किया और उनके लिए हमने हमारे ऑफिस में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मेडिसिन बनाई और मेडिसिन प्रत्येक वार्ड के अंदर, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रत्येक वार्ड में वो मेडिसिन हम लोगों ने भेजी। और जो मृत गायें हैं उनके लिए मैं कहते हुए मुझे आपको गर्व होगा कि जब ये नगर निगम फेल हो गया, जब ठेकेदारी फेल हो गई, तो हम लोगों ने, जब ये पीड़ा देखी नहीं जाती थी, एक
देवकी जी आदमी है जो शेखावाटी हॉस्पिटल के अंदर मैनेजर है, खुद हॉस्पिटल से बहुत ही अच्छे संबंध है। उनका फोन आया मेरे पास कि आज 2 दिन हो गए, मेरे यहाँ पे गाय पड़ी हुई है और मेरे बच्चे उल्ट वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो मेरी स्थिति हो जाएगी कि मैं मर जाएंगे, मेरा परिवार मर जाएगा। तब फिर हमने दूसरे दिन एक उसका रास्ता निकाला। हमने 8 आदमी 1500 रुपये पर डे में एक आदमी की मजदूरी से तय किया। 12,000 रुपये पर डे के हिसाब से 8 आदमी हमने लिए और एक 3,000 रुपये पर डे में गाड़ी लिए। 15,000 रुपये डेली के दे करके हम लोग उन गायों को उठाना स्टार्ट किया और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक वो लंपी रही, जब तक हम लोगों ने सेवा जारी रखी, चाहे 5 लाख रुपए लगे, चाहे 7 लाख रुपए लगे, लेकिन हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे। प्लस हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, उन लोगों ने इसमें पूरा सहयोग दिया कि किसी भी मोहल्ले में कोई गाय पड़ी हुई है तो उसके लिए उस गाड़ी को भेज करके और उसको उठवा करके और हिंगोनिया गौशाला भेजी, क्योंकि जो मृत गाय थी वो एक ही उनका सेंटर बना रखा था हिंगोनिया में, वहां से पूरे दिन के अंदर 3 चक्कर होते थे। लेकिन हाँ, मेरा सौभाग्य था कि मुझे उन गायों को उठा के उनकी गति मुक्ति करने का भी सौभाग्य मिला और जनता को जो मतलब एक तरह का एक बदबू का वातावरण था उससे भी हम लोगों ने छुटकारा दिला दिया। तो ये हमारा नैतिक दायित्व था। हमारे विधायक महोदय तत्कालीन उस टाइम पे नरपत सिंह राजवी जो थे, वो कभी ना तो संभालने आए कोविड के टाइम पे, ना कभी संभालने आए लंपी के टाइम पे, या और भी कभी कोई मतलब ऐसी कोई आपदा हुई उसके अंदर कभी जनप्रतिनिधि के रूप के अंदर मैंने नहीं देखा कि बीजेपी का कोई भी विधायक यहाँ पे आकर के और जनता की कहीं पे सुदूर ली होगी। सर, कांग्रेस के इस कार्यकाल में पूर्ण प्रदेश के अंदर बहुत विकास हुआ है, चाहे आपका योगदान राम मंदिर के लिए रहा हो, सड़कों के लिए रहा हो, या कन्याओं की शिक्षा में रहा हो। जैसे अभी आपने बताया कि लंपी जो बीमारी आई उसमें भी आपने पूर्ण योगदान दिया, जबकि आप सेवा में अभी नहीं थे इस दौरान। तो क्या बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके से कोई सामने आया इन सारे कार्यों को करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि हमने जो काम किए वो मेरी अकेले की कैपेसिटी नहीं थी जी। सरकार कांग्रेस की थी और जो सरकार की योजना है, आप देखिए, कभी जिंदगी में किसी ने कल्पना नहीं की थी ओल्ड पेंशन स्कीम जी। किसी ने कल्पना नहीं की थी 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना, किसी ने कल्पना नहीं की थी 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसी ने कल्पना नहीं की थी राजस्थान पहला स्टेट है। देखिए, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बहुत सालों से चल रही है, हमारी यूपीए की है, एनडीए ने उसको चालू रखा हुआ है। लेकिन शहरी रोजगार गारंटी योजना अगर किसी ने दी तो कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने दी कि 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी, क्योंकि जब चौकी के ऊपर मजदूर वापस जाता था उसको बड़ी पीड़ा होती थी। तो निश्चित तौर के ऊपर जो गवर्नमेंट की स्कीम थी और फिर राहत कैंप लगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला लिया अशोक गहलोत जी ने कि जो सोसाइटियों पे मकान बने हुए थे और सोसाइटियों में डिस्प्यूट था, उनको सबको जेडी पट्टा दे दिया। यहाँ तक कि अब की बार तो ये भी कह दिया कि अगर सरकारी भूमि के ऊपर कोई मकान बना हुआ है, कॉलोनी बनी हुई है, उसको भी हम रेगुलाइज कर देंगे। तो ये सारा श्रेय तो जाता है सरकार के ऊपर। मैं सरकार का एक अदना सा सेवक था और मुझे सौभाग्य माननीय अशोक गहलोत जी ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैंने उसका दायित्व ईमानदारी से निभाया। बाकी श्रेय तो सारा कहाँ बीजेपी सरकार की बात कर रही है। पिछले 5 सालों के अंदर ऐसे लगता नहीं था कि सरकार भी है और सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आज राजस्थान का एक बच्चा कहने लग गया कि अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी हैं वो सराहनीय नहीं, एक ये समझे कि मैं कहूँगी एक जीवन दान के रूप के अंदर, गरीबों के मसीहा के रूप के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की सोच के हिसाब से, चाहे किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे युवा की हो, हर वर्ग को किसी न किसी रूप में इन्होंने फायदा दिया है। और एक सबसे बड़ी बात, पिछले पूरे 5 साल के अंदर, पूरे 5 साल के अंदर एक नया टैक्स नहीं। एक बहुत बड़ा निर्णय है जो मैं आपको बताना भूल गया, बिजली की 100 यूनिट एक बहुत बड़ा निर्णय है अपने आप में। लोगों को 0 बिल आने लगे, जिस आदमी की 100 यूनिट आती है 0 बिल आने लगे। एग्रीकल्चर के अंदर 2000 यूनिट फ्री। किसान के मतलब वो जानता ही नहीं कभी बिजली का बिल भी उसका आएगा क्या, या बिजली का बिल उसको पे करना है।
ये सब चीजें सरकार ने दी। टैक्स के अंदर रियायतें, छोटे व्यापारियों की सोच, इतना ध्यान रखा गया। निश्चित तौर के ऊपर हर वर्ग को, हर समाज को प्रतिनिधित्व दिया। तो अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जो जनहित के लिए सारी चीजें सोची और उसी का पार्ट बन करके हमने काम किया। ये जो काम किया निश्चित तौर पे इसमें सरकार का सहयोग रहा। और इसके अलावा मैं मेरी तरफ से भी पिछले पूरे 5 साल के अंदर मैंने 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने खुद ने चैरिटी के रूप में मेरी विधानसभा साथियों के लिए किया, उसमें चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य। सीताराम जी, जनता सेवक चाहती है, महारानी नहीं। देखिए ये जनता ने चुन लिया अपना सेवक, महारानी को भी चुन लिया। देखिए एक बात बताऊं कि आदिकाल से दुनिया दुखी थी इन राजा महाराजाओं से, और इनका राज क्यों गया? क्योंकि जनता नहीं चाहती थी। और जो चीज जनता नहीं चाहती उसको आज ये जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, तो जनता आज भी स्वीकार नहीं करेगी। जनता ने जब पुराने जमाने में, आज यहाँ पे कहा जाता है पूर्व राज परिवार, तो पूर्व क्यों हुआ? अगर ये जनता के हित में सोचते तो शायद ये पूर्व नहीं होते। तो पूर्व को छोड़ के दोबारा आप ये सोचते हैं कि जनता के ऊपर इन राज परिवारों को इस हिसाब से ला करके, और मैं ये कहता हूं कि आज हमारे बीजेपी की जो कैंडिडेट है, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह निश्चित तौर पे 3,37,000 की हमारी वोटर लिस्ट है। 15 साल तक यहाँ पे माननीय राजवी साहब ने विधायक का चुनाव लड़ा, 3 बार विधायक रहे, और जब 15 साल के बाद सर्वे में नहीं आ रहा था या पार्टी को उनका टिकट चेंज करना था तो वो उनका विषय है, लेकिन जब उसको चेंज करना चाहिए था तो निश्चित तौर पे मैं तो ये उम्मीद करता था भारतीय जनता पार्टी कि भाई मैं तो जब ये उम्मीद करता था कि विद्याधर नगर के किसी आदमी को वो यहाँ पे टिकट देते, विद्याधर नगर के किसी बेटे को टिकट देते, विद्याधर नगर की किसी बेटी को टिकट देते, और ये कहता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोग चुनाव करवा रहे हैं, जिस विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, वो वहाँ का लोकल निवासी होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, पैराशूट का नहीं होना चाहिए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति मालूम होनी चाहिए उस आदमी को, यहाँ के रास्ते मालूम होने चाहिए। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज मिलेंगे किससे जाके। ये 25 तारीख तक, मैं मानता हूँ 25 तारीख तक अवेलेबिलिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद में दुनिया भी सब समझदार है, यहाँ के वोटर बहुत समझदार हैं, उनको मालूम है कि ये 25 तारीख तक दिखावा है, उसके बाद में इन लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। जन सेवक, या मैं एक कहूँ इसके लिए एक बहुत ही अच्छा डायलॉग वो है मेरे पास कि कामदार और नामदार। हमने अपने आप को कामदार समझा है, वो नामदार है। तो दुनिया को निर्णय दुनिया का करना है, दुनिया विद्याधर नगर के वोटर को करना है कि कामदार को चुनना है या नामदार को चुनना है, सेवक को चुनना है या राजा को चुनना है। यहाँ पे लड़ाई राजा और रंग की है, यहाँ पे लड़ाई कामदार और नामदार की है, यहाँ पे लड़ाई मैं ये कहूँ कि आम और खास की है। तो जिसको चुनना है वो 25 तारीख को निश्चित तौर के ऊपर मुझे विद्याधर नगर की जनता पे विश्वास ही नहीं, गर्व है कि उनकी जो सिलेक्शन है, उनकी जो चुनाव है, वो निश्चित तौर के ऊपर एक सेवक के नाम पे होगा, एक सेवक के रूप में करेंगे, न कि एक कामदार के रूप में करेंगे, ना कि एक नामदार के रूप में करेंगे। नाम के भूखे ना तो विद्याधर नगर के साथी पहले थे, ना अब हैं, ना रहेंगे। निश्चित तौर पे वो एक बेटे का चुनाव करेंगे, वो एक सेवक का चुनाव करेंगे, ये मेरे को विश्वास है। तो इसी के साथ मैं अमित शेखावत, मैं काजल शर्मा धन्यवाद करते हैं आप सबका। बने रहे एनबीसी न्यूज के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक हो गया क्या?